देश भर में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच एक शब्द काफी प्रखरता से उभर रहा है, जो कि है राजद्रोह कानून। इसी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। इससे पहले भी इस कानून को जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राजद्रोह कानून इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वो उस पर गाइडलाइंस बनाकर इसका दुरुपयोग होने से इसको बचा सकता है। दरअसल भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124 अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या फिर संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। दरअसल ये कानून अंग्रेजों के जमाने का है। इस कानून को सन 1870 में ब्रिटिश भारत में बनाया गया था। सरकार के रुख से अलग रुख रखने वालों या फिर विरोध करने वालों के खिलाफ राजद्रोह के तहत मामले दर्ज किए जाते थे। राजद्रोह के मामले में दोषी पाए जाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त उसका पासपोर्ट भी रद्द हो जाता है, तो वहीं उसे जरूरत पड़ने पर कोर्ट में भी मौजूद होना पड़ता है। ऐसे में 3 साल की कैद के साथ साथ जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि केदारनाथ बनाम बिहार सरकार के केस में भी एससी ने इस तरह की टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि प्रशासन या फिर सरकार के खिलाफ आलोचना करने को लेकर राजद्रोह केस नहीं बनता। ये तभी बनता है जब देश पर किसी वैचारिक हमला किया जाए। ऐसे में एक बात गौर देने वाली बात है कि राजद्रोह और देशद्रोह दो आपस में अलग अलग टर्म है। राजद्रोह का मतलब संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार के खिलाफ कुछ साजिश रचना, और देशद्रोह यानी कि देश के अंदर उसकी संप्रभुता को खतरा पैदा करना। ऐसे में राजद्रोह कानून में कई खामियां हैं, लेकिन सरकार इसको अभी भी बरकरार रखना चाहती है। आखिर देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। देश भर में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 2 सालों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं मीटिंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किया, उसी ने ही कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। ओमिक्रॉन और उसका सब वेरिएंट जिस तरह से गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है, ये हम यूरोप के देशों में देख सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ती महंगाई को लेकर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोधी राज्य सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतों का अंतर गिनवाया। कहा मुंबई में 120 रुपए प्रति लीटर है, जबकि पड़ोस के ही केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में ये 102 रुपए है। इसी तरह तमिलनाडु में 111 रुपए तो जयपुर में 118 रुपए लीटर है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के प्रधानमंत्रियों से अपने हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की थी। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो टैक्स कम कर दिए, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों को इसका लाभ नहीं दिया। इसलिए इन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये पहली बैठक है। माना जा रहा था कि इस मीटिंग में कोरोना की बूस्टर डोज को फ्री करने का प्रस्ताव जारी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ फैसला इस मीटिंग में नहीं हुआ। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलने के 10 दिन बाद आज आक्रोशित साधु संतों ने और बीजेपी नेताओं ने आक्रोश रैली निकाली है। इस आक्रोश रैली का हिस्सा बनने के लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत राजस्थान के विभिन्न जिलों से साधु संतों को टोलियां अलवर पहुंची है। इस दौरान अलवर सांसद बालकनाथ ने सीएम अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं। जिन अधिकारियों ने मंदिर तोड़ा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोबारा मंदिर बनाया जाए। बता दें कि अलवर के राजगढ़ में प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया था। इसके बाद से ही बीजेपी सरकार राज्य सरकार पर हमलावर है और हर बार कार्रवाई की मांग कर रही है। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और फिर एक बार मंदिर बनाया जाए। राजधानी दिल्ली समेत देश में गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने गर्मी को लेकर एक चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में चल रही हीट वेव अगले 4 से 5 दिनों में देश के बड़े हिस्से में फैल सकती है। इससे देश में गर्मी का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं गर्मी के चलते बिजली संकट ने भी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है। देश के कई बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों से लेकर
ग्रामीण क्षेत्रों तक रात और दिन में अघोषित बिजली कटौती से हाल बेहाल है। वहीं कोयला सचिव A.K. जैन ने देश में गहराए बिजली संकट के लिए कोयले की कमी को वजह मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बिजली संकट की प्रमुख वजह विभिन्न ईंधन स्रोतों से होने वाली बिजली उत्पादन में आई बड़ी गिरावट है। उन्होंने कहा कि ताप विद्युत संयंत्रों के पास कोयले का कम स्टॉक होने के लिए कई कारक जिम्मेदार है। वहीं मार्च का महीना देश के लिए सबसे गर्म था। विशेषज्ञों ने इसे जलवायु संकट का एक और संकेत बताया है। वहीं कोयला और अन्य ईंधन जलाने के कारण हीट वेव और ज़्यादा गर्म हो गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने के बाद एक बार फिर से बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देने वाला है। इस बार शाहीन बाग की बारी है। वहीं MCD ने इस बार शाहीन बाग को चिन्हित किया है। इतना ही नहीं, शाहीन बाग के अलावा दिल्ली के ओखला, तिलक नगर वेस्ट के साथ साथ कई वार्डों को चिन्हित किया गया है। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। वहीं दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की चिट्ठी के बाद दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलवा दिया था। अब शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी है। वहीं SDMC मुकेश सूर्य ने बताया कि विभागों को तारीखें बता दी गई हैं। 1 महीने का प्लान दिया गया है कि अतिक्रमण के साथ साथ वहां अवैध निर्माण और लूटपाट की घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसे में नगर निगम का मानना है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने से न सिर्फ अंकुश लगेगा बल्कि बढ़ते अपराधों में भी कमी आ सकती है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में देश में 2900 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं कोरोना से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें देश में दिल्ली की, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1204 मामले सामने आए हैं, तो वहीं एक शख्स की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 517 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद से सामने आए हैं। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 409 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं हरियाणा में 73 कोरोना के मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर अलर्ट किया। साथ ही देश में वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है, जिसके बाद 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की वैक्सीन के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा की। इस दौरान अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवंबर के महीने में केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी, लेकिन उस समय केवल कुछ ही राज्यों ने डीजल और पेट्रोल पर वैट को कम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे में ये उन राज्यों के लोगों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव नजर आता है जहां पर वैट को कम नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों पर हमला साधते हुए नजर आए। इससे पहले जब नवंबर में दिवाली के पहले प्रधानमंत्री की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी, उस समय तमाम बीजेपी शासित राज्यों ने भी डीजल और पेट्रोल पर वैट कम कर दिया था, जिसके बाद डीजल और पेट्रोल के दामों पर कुछ हद तक गिरावट देखने के लिए मिली थी। चूंकि अब पिछले लंबे समय से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वो डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाएं ताकि राज्य के लोगों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान और आह्वान के बाद देखना होगा कि क्या राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में वैट को घटाते हैं या फिर नहीं। हरियाणा में कांग्रेस को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। लंबे समय से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रही अटकलों को आज विराम लगता हुआ नजर आया, जब कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की। हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष उदय भान को बनाया गया, तो वहीं 4 कार्यकारी अध्यक्षों में श्रुति चौधरी, रामकृष्ण गुज्जर, जितेंद्र दीक्षित और सुभाष गुप्ता का नाम निकलकर सामने आया। कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान ने हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़ी दुश्मन कही जाने वाली गुटबाजी को यहां पर साधने की कोशिश की, और जो सूची यहां पर निकलकर सामने आई है उससे कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि हरियाणा के सभी जोन्स को यहां पर प्रतिनिधित्व देने का काम इस सूची में किया गया है। गौरतलब यह भी है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदय भान और जितेंद्र दीक्षित को इस सूची में जगह दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं इस लिस्ट पर उनका प्रभाव भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है।
अब देखने वाली बात यह रहेगी कि हरियाणा में कांग्रेस इस नए फॉर्मूले यानी एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों के साथ किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और किस तरीके से हरियाणा में संगठन का विस्तार होगा तथा साथ ही गुटबाजी कितनी पीछे रहती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड महामारी को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक से जुड़े। बैठक में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कोविड महामारी को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है और इस वक्त पूरे प्रदेश में कोविड महामारी से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। सीएम ने जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में इस वक्त कोविड के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1960 है, जिसमें ज्यादातर मरीज यानी करीब 1300 की संख्या गुरुग्राम से है। सीएम ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के साथ सटे हरियाणा के जिलों में कोविड को लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काबिले गौर है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कोविड महामारी से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा ने भी अपनी तैयारियों की जानकारी केंद्र को दी है। भिवानी की सीआईए 2 पुलिस ने शातिर गैंग का खुलासा किया है। गैंग के 4 सदस्यों को भी सीआईए 2 ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जो है वो जारी है। आपको बता दें कि नलोई गांव का ये आज़ाद नलोई है जो कि शातिर बदमाश था। उसने अपना गैंग बना रखा था। लूट, डकैती, मर्डर, इस तरह कई वारदातें उसने की है। आपको बता दें न केवल हरियाणा में बल्कि राजस्थान व अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की वारदात कर चुका है। काफ़ी समय से पुलिस को उसकी तलाश थी और पुलिस ने इसे अब पकड़ने में सफलता हासिल की है। उसे न्यायालय में पेश किया गया है। उसे जो है रिमांड पर भी लिया गया है। पुलिस का कहना है कि उससे पूछताछ जारी है और भी बड़े खुलासे उससे हो सकते हैं। पिरथला के गांव पनेड़ा में आगामी 3 मई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। इसको लेकर जो गांव में खड़ेश्री बाबा हैं अवधूत नाथ, उन्होंने 12 साल खड़े होकर तपस्या की है और अब इसी उपलक्ष्य में एक भंडारे का आयोजन वहां पर होना है, जिसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं जो वो पहुंचेंगे और सीएम है हरियाणा के वो भी यहां पर पहुंचेंगे और तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे। 12 साल तक तपस्या के बाद अब ये समापन अवसर यहां पर किया जाएगा और उसी उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया जाना है। शादी समारोह में डीजे पर नाचते समय 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामला गांव कलेरी का है, जहां देर रात पर एक शादी समारोह आयोजन किया जा रहा था, जिसमें डीजे पर गाने चलाए जा रहे थे। एक पक्ष ने डीजे पर गाने को बदलने की मांग की, जिसमें दूसरे पक्ष के लोगों ने झगड़ा कर दिया और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपस में पत्थरबाजी शुरू होगी, जिसमें करीब आधा दर्जन व्यक्ति जो बारात में आए हुए थे वो घायल हो गए। मामले की सूचना पुलिस को देगी। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को घरोंडा सिविल अस्पताल में लेकर आई और इलाज के दौरान एक व्यक्ति की हालत गंभीर होते हुए उसे करनाल ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच आरम्भ कर दी है। पुलिस अधीक्षक के आदेशों के बाद पांवटा साहिब में पुलिस टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पांवटा साहिब के अंतर्गत माजरा थाना की टीम ने भगवानपुर में एक व्यक्ति के घर से सूचना के आधार पर दबिश के दौरान नशीली गोलियां बरामद की है। जानकारी मुताबिक पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लंबे समय से नशा तस्करों का कारोबार कर रहा है। पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान 500 कैप्सूल और 400 के करीब गोलियां बरामद की है। पुलिस टीम ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। कब से नशा तस्कर का कार्य किया जा रहा है और कहां से ये बड़ी खेप लाई जाती है। पांवटा डीएसपी वीर बहादुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि नशा तस्करों को सलाखों के पीछे धकेलने के लिए पुलिस टीम कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। यहाँ पर आए दिन नशा तस्करों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। उनकी माजा पुलिस टीम ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसे आज अदालत में पेश भी किया जा रहा है। हरियाणा का मुख्यमंत्री उड़न दस्ता इन दिनों एक्शन में है और लगातार गलत काम करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है।
फरीदाबाद की बात करें तो आज फरीदाबाद में लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीपी राजेश चेची के नेतृत्व में बल्लभगढ़ में नशीले पदार्थ की एक बड़ी खेप पकड़ी है। यहाँ पर यह कारोबार अवैध रूप से किया जा रहा था। आपको बता दें, हरियाणा में तंबाकू प्रोडक्ट बैन है, इसके बाद भी यहाँ पर इम्पोर्टेड सिगरेट, तंबाकू के प्रोडक्ट और भांग की गोलियाँ भारी मात्रा में बरामद की गई हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यह सब अवैध धंधा रेजिडेंशियल एरिया में चलाया जा रहा था। भारी मात्रा में यहाँ से आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते द्वारा यह कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं, इस बात को लेकर टीम लगातार काम कर रही है और इसके साथ ही जीएसटी, चोरी और रेजिडेंशियल एरिया में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के बारे में भी बारीकी से जांच की जा रही है। झज्जर की दुलेना जेल में 2 गैंगों के बीच हुई मारपीट और खूनी संघर्ष में हालांकि आधा दर्जन युवक घायल हुए हैं, लेकिन ये जो वारदात हुई है इसने न केवल जिला पुलिस प्रशासन के साथ साथ जेल प्रशासन की नींद उड़ा दी, क्योंकि अगर यही खूनी संघर्ष अगर जो जेल के अंदर हुआ है, अगर इसके परिणाम स्वरूप बाहर कोई बड़ी वारदात होती है या बाहर कोई बड़ी गैंग वार होने की आशंकाएं होती हैं तो जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसके लिए पुलिस प्रशासन को आज से ही कठोर कदम उठाने होंगे और विशेष एहतियात बरतनी होगी। और भविष्य में क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इस तरह की गैंग वार भविष्य के लिए बड़ी चिंता का विषय है। रोहतक शहर में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते अब एक सप्ताह पहले लगभग किला रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और दुकानों के आगे बनी सीढ़ियां व छज्जे को तोड़ा गया। उसके बाद रोहतक के रेलवे रोड पर यह कार्रवाई की गई, लेकिन व्यापारियों के विरोध के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया। हालांकि नगर निगम प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पर नोटिस चिपका दिया गया था और व्यापारियों से मांग की गई थी कि वह अपने आप ही बने अतिक्रमण को खत्म करें ताकि उन लोगों के लिए सुविधा मिल सके। हालांकि ज्वाइंट कमिश्नर का कहना है कि यहाँ पर अतिक्रमण काफ़ी है और रोहतक शहर में 2 या 3 ऐसे शहर हैं जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में रोहतक के रेलवे रोड पर एक दुकान में आग लग गई थी, लेकिन एक महिला जलते जलते बच गई, जिसके कारण वहां पर एम्बुलेंस देरी से पहुंची। अब उन्होंने बताया कि इसीलिए यह अभियान चलाया गया है और व्यापारियों से मीटिंग कर यह फैसला लिया गया था कि पूरे शहर में से अतिक्रमण हटाया जाए और व्यापारियों ने भी पूरी तरह से मांग की थी और समर्थन किया था। उसी के चलते नगर निगम ने यह अभियान चलाया हुआ है और आज सुबह 4 बजे रोहतक के रेलवे रोड पर फिर नगर निगम का पीला पंजा चला और सैकड़ों की संख्या में दुकान के आगे बनी सीढ़ियां व छज्जे को तोड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे तैसे ही व्यापारियों को पता लगा, व्यापारी वहां पर पहुंचे और विरोध जताना शुरू कर दिया। लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने के कारण पुलिस और व्यापारियों के साथ धक्का मुक्की हुई और उसके बाद पुलिस ने व्यापारियों को वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद वहां की बनी अतिक्रमण को हटाया गया और सीढ़ियां व छज्जे को तोड़कर नगर निगम ने कहा कि व्यापारी इसमें सहयोग करें ताकि उन्हीं के लिए यह सुविधा की गई है। उन्होंने कहा कि इससे काफ़ी व्यापारियों को फायदा होने वाला है। अगर अतिक्रमण हट जाता है तो वहां पर आराम से ग्राहक आ पाएंगे और कोई हादसा हो जाता है तो एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आराम से पहुंच पाएगी। रतिया में बस समस्या को लेकर छात्र भड़के, छात्रों में भारी आक्रोश। रतिया मडगंदा रूट पर बस न जाने पर छात्र छात्राओं ने बस अड्डे के दोनों गेट बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने न तो बस अड्डे से किसी बस को बाहर जाने दिया और न ही किसी बस को बस अड्डे के अंदर आने दिया। इस प्रदर्शन के दौरान अनेकों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, मगर छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक वह बस अड्डे का गेट नहीं खोलेंगे। इस बारे में जब अड्डा इंचार्ज हरबंस सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रतिया भूना मार्ग गांव मेहमदपुर सोतर में रोड जाम होने के कारण 3 रोडवेज की बसें वहां फंस गई, जिसको लेकर यह दिक्कत आई। घंटों समझाने के बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आइंदा उन्हें किसी भी बस समस्या को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, जिसके बाद छात्र छात्राओं का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने बस अड्डे का गेट खोला और लोगों ने राहत की सांस ली।
देश भर में गर्म हवाओं का कहर जारी है और लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। इस चिलचिलाती गर्मी से हर कोई परेशान है। अगर हम तापमान की बात करें तो लगातार पिछले दिनों से तापमान बढ़ता जा रहा है। 40 से पार जो है तापमान जा रहा है, जिसको लेकर हर कोई परेशान है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस गर्मी से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की हिदायत दी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस गर्मी के अंदर जो है हर किसी को बचकर चलना चाहिए, सिर को ढककर चले और अपने शरीर को कवर कर चले और ज़्यादा से ज़्यादा सूती वस्त्र पहनने की कोशिश करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से खुले के अंदर कई पेय पदार्थ दिखते हैं उनसे जो है बचें। जिस प्रकार से खुले के अंदर जो खाने पीने के सामान भी बाजार में बिकते हैं उनसे भी बचें। घर के अंदर जो बनी वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मौसम के अंदर मलेरिया और इससे कुछ देर बाद जिस प्रकार से बरसातें होती है तो डेंगू भी पनपता है, तो कहीं ना कहीं सावधानियाँ बरतते हुए इससे भी बचने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से उनका ये कहना था कि जो गर्मी बढ़ रही है इससे बीमारियां भी बढ़ती हैं और सावधानियां बरत के इससे सभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार जो तापमान बढ़ रहा है इससे कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ रही है और जो लू के थपेड़े हैं वो भी लोगों को सता रहे हैं। पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर ई रिक्शा में ही महिला की डिलीवरी हो गई। वहीं महिलाओं का आरोप है कि वह कल रात को पानीपत के सिविल अस्पताल में डिलीवरी करवाने के लिए आए थे, जहां पर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन सुबह से ही महिला प्रसव पीड़ा के चलते परेशान थी और महिला को ऐन मौके पर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा रेफर कर दिया गया। वहीं जब परिजन महिला को ले जाने के लिए नीचे लाए तो महिला ने ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समालका में संघर्ष बचाओ मोर्चा के सदस्यों द्वारा समालका एसडीएम कार्यालय में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें लोगों की मांग है कि समालका नगर पालिका को नगर परिषद में तब्दील किया जाए। उनका कहना है कि पहले लगभग 20,000 आबादी समालका की होती थी, लेकिन अब आबादी बढ़कर लगभग 50,000 हो गई है, इसलिए समालका में नगर परिषद बनाना आवश्यक है। उनका कहना है कि इससे विकास कार्य को गति मिलेगी और जिन कॉलोनियों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं उनमें भी गली, सड़कें व बिजली संबंधी जो विकास है वह हो पाएगा। वहीं लोगों ने की मांग है कि समालका के फ्लाईओवर के नीचे सार्वजनिक शौचालय बनाया जाए, जिससे महिलाएं व पुरुषों को सहूलियत हो सके, और यह लोगों की काफ़ी पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि समालका के गोल्डन पार्क में भी सुधार किया जाए, साथ ही समालका के 84 रोड पर शमशान घाट बनाया जाए, जिससे लोगों को परेशानी न हो। स्मैक के नशे ने 5 युवकों को शातिर अपराधी बना दिया। शाहबाद में पिछले दिनों पंजाब नेशनल बैंक की एक एटीएम को उखाड़ लिया गया था। कुरुक्षेत्र सीआईए 2 ने उस केस को सुलझाते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 5 लाख रुपए की नकदी और नहर में फेंकी गई एटीएम मशीन और चोरी की गई स्कॉर्पियो भी बरामद की है, जो इस वारदात में इस्तेमाल की गई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया है कि इन 5 युवकों का एक समूह जो स्मैक का नशा का आदी था, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। सीआईए 2 ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 को अभी गिरफ्तार करना बाकी है। पुलिस ने रिमांड पर लिया है और इस अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को कुरुक्षेत्र पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए बताया कि यह नशे के लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे, जिसके लिए इन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया था।